किसी क्वेश्चंस वो पूछने थे आप लोगों को कुछ? हाँ, टू स्पेशल मेजोरिटी 1 से 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट के, हाँ है ना। यूपीएससी का है। ठीक है, चल एक दिन इसको डिस्कस कर दूंगा। उसको इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में है वो, ठीक है। मेंस का है, प्रीलिम्स का वो टेस्ट वगैरह हुआ था ना, तो उसमें कुछ पूछना है? सब समझ में आ गया था क्या? वही तो पूछ रहा हूँ, पूछो किसको डाउट है, क्या है, फिर आगे बढ़ूंगा। मेरे पास क्वेश्चंस मैंने दिए थे क्वेश्चंस कि ये सवारी डाल देना उस पर करके, बट मुझे पता नहीं है कि क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि पूछ लो तो मैं बता दूंगा। मोबाइल व्हाट्सएप में मेरे को भेजे तो थे, कोई याद आ रहा है कुछ कुछ। अच्छा हाँ, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन नंबर बताइए, ये आया है मेरे पास व्हाट्सएप में। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्टली डिस्क्राइब दिस। अच्छा, ये तो फैक्ट्स है ना। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहे हैं, है आपके पास? हाँ, तो लक्ष्मीकांत की बुक में उठाएंगे तो ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग शुरू हुई फ्रॉम द 9 दिसंबर, हाँ है ना, और 26 नवंबर तक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनी। लाइट नहीं है आज, यस, इसलिए मैं भी लेट आया, बैठा हुआ था वहाँ पर। तो उसमें आप पढ़ेंगे कि इतने से इतने डेट में फर्स्ट रीडिंग, इतने से इतने डेट में सेकंड रीडिंग, और इतने से इतने डेट में थर्ड रीडिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, हाँ या ना। तो इसका आंसर 3 है। कितनी रीडिंग? 3 रीडिंग्स। एक बार बुक पढ़िए, ठीक है। क्या है, मैं कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि उसे पढ़ें, तो आप पढ़ने के बाद जब आप मुझसे पूछेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और मुझे समझाना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़िए उसको, हाँ। कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ हो तो पूछो ना, ये तो फैक्ट है। और कुछ? पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद आइदर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने बताया था, एक्सेप्ट दी मनी बिल, आगे पढ़ेंगे आप, एंड द फाइनेंशियल बिल 1, ऑल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब धन विधेयक एवं वित्तीय विधेयक प्रथम को छोड़कर कोई भी विधेयक सदन के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, हाँ या ना। केवल धन विधेयक और वित्तीय विधेयक 1 प्रथम, फाइनेंशियल बिल 1 मात्र एक ऐसा विधेयक है जो पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है, उसके बाद फिर किसी और सदन में होता है, ठीक है। और कुछ? वही तो बताया, हाँ। Under the Indian Constitution, residual power of legislation are vested in Parliament. बताया हूँ, the residual power of the center, हाँ या ना। आर्टिकल 248 नोट कर लीजिए, ठीक है।
The Article 248 of the Indian Constitution is the residuary power of the center या parliament. It means that those subjects who are not mentioned in the union list, state list and the concurrent list, बताया है मैंने? Yes, ये पढ़ाया होगा मैंने, ये जब फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आप नहीं आई होंगी उस दिन कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए एक बार। तो जब ऐसे सब्जेक्ट जिसे केंद्र और राज्य के विषयों में ना बांटा गया हो, तो ऐसा विषय भारत में संसद में नहीं था, पार्लियामेंट में नहीं था, क्योंकि भारत एक यूनिटरी गवर्नमेंट भी दिखाई देती है, भारत एक यूनिटरी सिस्टम दिखाई देती है, जबकि फेडरल कंट्रियों में रेसिडरी पावर स्टेट के पास होती है। बताया था मैंने अमेरिका का उदाहरण देकर, हाँ या ना? और ये भी बताया था कि पहले जब जम्मू कश्मीर थी और वहाँ पर आर्टिकल 370 लागू था, तो रेसिडरी पावर किसके हाथ में था? जम्मू एंड कश्मीर के हाथ में था, रिस्पेक्ट टू जम्मू कश्मीर, हाँ या ना? बाद में जब 370 खत्म हो गया तो सब कुछ इक्वल हो गया, ठीक है? हाँ, और कुछ? जब हमने 111 अच्छा, वो सॉरी, पार्ट 2 में आएगा, 368 के पार्ट 2 में, हाँ, पार्ट टू। एक बार मैं उसको और थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, बताता हूँ। और कुछ? 36 कितने क्वेश्चन थे? मुझे तो 32 दिख रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़िए ना, दिए या फिर कोई दीजिए मेरे को। Under Article 2, Parliament can legislate for 2 or more states list. ये आर्टिकल 252 नहीं बताया मैंने? अच्छा, चलिए मैं बता दूंगा किसी एक दिन में, यह पार्लियामेंट पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगा, ठीक है? अनुच्छेद 252 ने कहता है कि यस, देखिए आर्टिकल 253 कहता है कि इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट सब्जेक्ट को लेकर। आर्टिकल 252 कहता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स अनुरोध करती हैं, इफ़ रिक्वेस्टेड बाय दी दोज स्टेट लेजिस्लेचर्स, है ना, तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है ना? एक या एक से अधिक स्टेट कई बार पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उनके लिए लॉ बना दें, है ना? तो कई बार पार्लियामेंट उनके लिए मिलाकर क्या बना देती है? लॉ बना देती है। ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द फेडरल विथ यूनिटरी बायस नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्लियर है ये? नहीं, सॉरी, वो नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is a feature of both parliamentary and the federal system in India? Parliamentary and federal, क्या है इसका आंसर? बी लिया है, बाइकैमरलिज्म एट द यूनियन, सही लिया है। ऑप्शन 13 का डी लिया है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। 13 पढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ बोथ पार्लियामेंट्री इन द फेडरल सिस्टम इंडिया? सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरल, collective responsibility of the executive to the legislatures, and the division of powers between the center and the states. इसका आंसर बी होना चाहिए, डी गलत है, हाँ या ना?
इट इज ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछ रहा है द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड द फेडरल सिस्टम इन इंडिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? द लोअर हाउस, है ना। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि एक नॉमिनल हेड होगा, एक रियल हेड होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही होते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? एक प्रेसिडेंट होता है, ये वो उस कॉन्सेप्ट पे चले जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो जाता है? लोअर हाउस जो होता है, हाँ ना, मतलब मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको लेकर? लोअर हाउस को लेकर, हाँ या ना। जबकि फेडरल सिस्टम कहता है कि एक लोकसभा तो होगा ही होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? राज्यसभा होगा। क्या होगा? राज्यसभा, जिसमें राज्यों को भी अपने अधिकार मिलेंगे। किसको मिलेंगे? राज्यों को भी अधिकार मिलेंगे। यस, तो बाइकैमरलिज्म ऑफ एट द यूनियन संघ द्वारा द्विसदनीयता, ये इसका बेस्ट आंसर होना चाहिए। यस, क्योंकि लोअर हाउस ये दिखा रहा है, लोअर हाउस है मतलब क्या? सरकार वहां से बन रही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और राज्यसभा मीन्स व्हाट? राज्यों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, मतलब व्हाट? फेडरल सिस्टम, हाँ या ना। तो ये दोनों क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, ना कि डी। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये केवल फेडरल फीचर को दर्शा रहा है, पार्लियामेंट्री फीचर को नहीं दिखा रहा है, हाँ या ना। ठीक है, चलिए अब देखिए, कल आपने जो क्वेश्चन पूछा, जब मैं क्लास से बाहर निकला तो मुझे एक चीज़ और समझ में आई उसमें, कि आपने मे बी उस क्वेश्चन को इस बेस पर पूछा होगा कि सर इज इट इथिकल और नॉट, हाँ है ना, कि ये कि हाँ, कि क्या हम इसे नैतिक मान सकते हैं किसी को फांसी देना। देखिए, फांसी देना, नैतिकता की पहली बात तो ये हमेशा याद रखिएगा कि परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है, हाँ या ना। जो एथिकल, कोई कौन सी चीज़ एथिकल हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं, उसकी परिभाषा सब के लिए क्या होंगी? अलग अलग होंगी हमेशा। यस, कोई चीज़ें आपके लिए सही हो सकती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आई एम अ ब्राह्मण और मेरे लिए किसी भी जानवर को मारना गलत होगा, यस, या उसे खाना गलत होगा। बट दोज ब्राह्मण्स हु रिसाइड इन नियर सी शोर, जो समुद्र के किनारे रह रहे हैं, वो सी फूड अच्छे से खा रहे हैं, तो उनके लिए वो वाला पॉइंट नहीं आता। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दूसरी चीज कि वही मैं बताना चाह रहा हूं कि सबके लिए अलग अलग एक एक्सटेंट तक। अब जब हम इस चीज को देखेंगे कि क्या उनको फांसी देना सही है या नहीं, एथिकल है या नहीं, तो हम उसके दूसरे पक्ष को भी देखेंगे, क्या उनके द्वारा ये करना कितने हद तक सही था। यस, और क्यों ना ऐसा कोई प्रभाव छोड़ा जाए ताकि आने वाले समय में, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी थी ना, एक तो आपने ड्यूटी को नहीं अपने ड्यूटी को प्रॉपर मैनर में नहीं एग्जीक्यूट किया। यस, ओवर रिच पे चले गए आप, ज़्यादा ही आपने लॉ को नहीं माना और इवन आपने क्राइम भी किया, तो उस पॉइंट पर फिर आप एथिकल एंड नॉन एथिकल के ऊपर उठ जाते हैं। यस, क्योंकि आपने उतने सारे लॉज को और इतने सारे, अब वो उस पॉइंट पर नहीं खड़ा है कि हम उस पॉइंट पर सोचें कि इज इट एथिकल और नॉट। मामला लीगल है। सीजन अभी एक नया आया है, सीजन 2, उस सीजन का लास्ट एपिसोड देखिएगा, जब वो डेथ सेंटेंस देता है जज साहब एक 24 साल के लड़के को, फिर वो अपने कैबिन में जब जाता है तो रोने लगते हैं अपने पिता को फोन करके कि पापा वो केवल 24 साल का था,
मतलब उसके अंदर का जो व्यक्ति था वो ही कहता था कि इट इज नॉट एथिकल, तो इसको फांसी दो। पर एज पर द लॉ, एज पर द सिचुएशंस, है ना, एज पर द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन, है ना, क्रिमिनल एंटीडिशंस क्या है उसके, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए उसने अपने टेबल में रहकर जो निर्णय दिया वो सही था। यस। पर जब वो अपने कैबिन में जाते हैं तो वहां पर बैठ फोन करके, क्योंकि उनके पिताजी भी जज होते हैं, तो फोन करके रोने लगते हैं कि पापा मैं नहीं हूं इस लायक कि मैं निर्णय दे पाऊं। यस। तो बड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से उसको पेश किया गया है। और उस पर्टिकुलर सीरीज में जितने भी इंडियन जुडिशरी और इंडिया में सही चीज हुई है उसी को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। जैसे गुजरात में एक फेक जज काम करते रहे वो लंबे समय तक, बहुत सारे लोगों को उन्होंने डेथ सेंटेंस दे दिया, कई लोगों को माफ भी कर दिया, और बाद में पता चला कि वो फेक जज था, रियल जज तो थे नहीं, वो तो छुट्टी में थे। वो तो लेटर आया था उनकी छुट्टी का कि मैं इतने से इतने दिन में ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, और उस बीच एक क्रिमिनल ने उसके जगह पर ओथ लेकर ज्वाइन कर लिया, है ना। ये वाली हालत, तो देखेंगे सीरीज तो उसमें आएगा, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। चलिए आर्टिकल 10 हेडिंग बनाइए। ये क्या, अच्छा लाइट गोल हो गई थी क्या? जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि एक मेरा ही छोटा भाई है और वो जूनियर भी है मेरे लिए, और वो मेरे मामले जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं बेसिकली वो देखता है, क्योंकि मेरे पास कई बार हाई कोर्ट से टाइम नहीं होता, टाइम होता है तो चला जाता हूँ, और जो हाई कोर्ट के मामले आते हैं वो मुझको ट्रांसफ़र करता है और डिस्ट्रिक्ट के मैं उसको दे देता हूँ कि भाई ले तू उसको कर ले। अब एक 376 का मामला जो अब BNS ऑफ सेक्शन 64 हो गया है, 376 रेप का मामला आया, तो उसने मुझे फ़ोन किया, भैया एक आया है रेप का मामला है और मेरा ज़मीर साथ नहीं दे रहा है कि मैं उस केस को ले पाऊँ, है ना, 376 का। मैं बोला बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई इसमें नो डाउट कि मन ये करता है कि यार हम इन केसेस को ना लड़ें, बट एज पर दी एडवोकेट्स एक्ट हमेशा एक एडवोकेट को न्यूट्रल होना होता है, और हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हु इज़ क्रिमिनल और नॉट। हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करें, किसके सामने? कोर्ट के सामने। यस, कोर्ट हैज टू डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगा कि ही इज अ क्रिमिनल और नॉट, ही इज अ गिल्टी और नॉट। ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं, ये हम नहीं कर सकते। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने ही लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। तो कई बार अपने विचारों से ऊपर उठना पड़ता है। कई बार आप न्यूज़ में देख रहे होते हैं कि ये इतना बड़ा क्रिमिनल था पर उसके लिए कोई वकील खड़ा हो गया, तो वकील की ड्यूटी बनती है कि वो खड़े हो। यस। अब एक बार ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, है ना, तो कई बार आप ये एथिकल एंड नॉन एथिकल से आपको ऊपर उठकर सोचना पड़ता है चीज़ें कि यार इस चीज़ को करें या ना करें। यस। और कई बार ऐसे मामले भी देखिए, अब शुरुआत में तो आप किसी को जज नहीं कर सकते ना, या जज तो आपको करना ही नहीं है बेसिकली, बट कि उसने किया है नहीं किया है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द FIR आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसने क्राइम किया है?
भाई पहले एविडेंसेस सामने आ जाइए, आने जाने दीजिए, विटनेसेस के टेस्टिमनीज, स्टेटमेंट सामने आ जाने दीजिए, उसके बाद ही तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि हु इज अ क्रिमिनल और नॉट। अभी 376 का मामला आया था जिसमें लड़के को उसके शादी के दिन ही गिरफ्तार किया गया था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर चार्ज लगाए थे, उस पर बरी हो गया वो पूरी तरीके से हाई कोर्ट से। क्योंकि उस केस को देखोगे तो साफ उसके, अब देखो एज पर दी FIR लगता था कि वो ही इज अ क्रिमिनल, बट जब बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट पढ़े गए, उस क्षेत्र का नक्शा देखा गया, मैप देखा गया कि वो हुआ कहां था क्राइम, इन सारी चीजों को जब देखा गया तब समझ में आई केस कि यार ये केस तो फेक है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में डिमांड की जा रही है कि इफ एनीवन, इसलिए पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हुआ कि अगर कोई FIR करने जा रहा है तो उसके साथ एक एफिडेविट फाइल करे। एफिडेविट फॉर व्हाट? एफिडेविट ये फाइल करे कि मैं जो भी FIR लिखवा रहा हूं या सूचना दे रहा हूं वो बिल्कुल सही है, अगर वो गलत पाई जाती है तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। आधे से ज्यादा फेक केसेस खत्म हो जाएंगे देश के। अब उस केस में मामला ऐसा था कि जो विक्टिम थी उसका कहना यह था कि भाई वो मेरे साथ इस पर्टिकुलर प्लेस में गलत किया। यस, और लड़की की आवाज सुनकर उसका भाई भाग कर आया और उसका घर करीब करीब 400 मीटर दूर था, और जहां पर वो क्राइम हुआ एज पर दी FIR, वहां पर एक शादी घर था और बाजा बज रहा था और बगल खेत में JCB चल रही थी। ये सब स्टेटमेंट्स में आए थे। उसके बाद भी 400 मीटर दूर आवाज सुनाई देगी। ये कैसे हो गया? यस, और जहां शादी हो रहा था वहां से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी थी वो प्लेस। तो अगर आवाज जाएगी भी तो कहां से लोग पहले दौड़ कर आएंगे? वो एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट था गांव का, चुनाव का, और चुनाव में हार गए थे इसलिए सामने वाले के खिलाफ, समझ रहे हैं आप? पॉलिटिकल डिस्प्यूट गांव में बहुत ज्यादा होता है। पंचायत चुनाव में आपसी लड़ाई होती है और घर की बच्चियों का फायदा उठाकर इस तरह के FIR करवा दिए जाते हैं। तो पहले जज नहीं करना है हमें कभी भी कि व्हाट इज एथिकल नॉट एंड ऑल, डिसाइड होने दो से। जिन्हें डिसाइड करने की शक्ति दी गई है वो डिसाइड करेंगे इट इज एथिकल और। क्लियर हो पा रहा है? हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 को सुनिएगा। देखिए आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये कह रहा है भाई आपको नागरिकता मिलेगी, ऐसे ऐसे मिलेगी बिना मतलब के। यस, देखिए अब हमें कई बार लगता है यार इंडिया की सिटीजनशिप लेकर भी क्या ही फायदा। कभी बांग्लादेश जाकर देखो, कभी पाकिस्तान जाकर देखो, कभी नेपाल, कभी म्यांमार, हमसे छोटे देशों में जाकर देखो, अफ्रीका में जाकर देखो, तो समझ में आ जाएगा कि इंडियन सिटीजनशिप कितनी अच्छी चीज है या ना? या फिर अपनी नागरिकता छोड़कर देखो भारत की, तो समझ में आ जाएगा कि कितने अधिकार मिलते हैं तुमको। वैसे नहीं पता चलता, पर जिनके पास इंडिया में सिटीजनशिप नहीं है उनसे पूछो। वो अलग बात है कि इंडिया में विदाउट सिटीजनशिप भी हर कार्ड बन जाते हैं, वो आधार हो, वो राशन हो तो मैनेज हो जाता है ना? और इसके पीछे छिपा है करप्शन। यस, जब तक देश में करप्शन है, देश को बर्बाद करने वालों के लिए आतंकवादियों की जरूरत थोड़ी ना है, नक्सलवादियों की जरूरत नहीं है। आतंकवादी और नक्सलवादियों से भी खतरनाक अगर कोई होता है तो ये क्रिमिनल्स जो सरकारी पदों में बैठकर बिना पैसे के काम नहीं करते। जो अच्छे से काम कर रहे हो बहुत अच्छे हैं, पर जो करप्शन से काम कर रहे हैं मैं इनको उनसे भी खतरनाक मानता हूं। आतंकवादी किसी क्षेत्र में 10, 20, 50 लोगों को मारते हैं,
पर अगर एक करप्शन से एक पुल बनता है जो गिर जाता है, हाँ या ना, तो उससे कई लोग तो मारे जाते ही हैं, कई लोगों के आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, उनके जीवन यापन बंद हो जाती है। यस, बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता है वहां से। तो ऐसे पहले तो देखिए, पहले भारत में जब सैटेलाइट्स नहीं थी, यस बात चल रही, चलिए करते हैं आज डिस्कस। जब भारत में सैटेलाइट्स नहीं थे, उस समय नक्सल एरियाज में रोड केवल कागज पर बनते थे। कहां बनते थे? ओनली पेपर्स पे। इतना करप्शन था। पुल बन गया पर रोड में दिख ही नहीं रहा। कहां रोड बन गई पर रोड में रोड पहुंचा ही नहीं। अरे यहां तो जंगल है, रोड कहां है? अच्छा, ढूंढना पड़ेगा। फिर जब सैटेलाइट्स आई, उपग्रह आई, और सैटेलाइट के माध्यम से हम रिमोट सेंसिंग करना चालू किए, फोटोज खींचना चालू किए धरती की, तब रियल में हमने रोड और नाली और पुल बनाने चालू किए। डेफिनेटली खराब कंडीशन में बनाए, पर बनाए। यस, कि सुबह बनाए शाम तक उखड़ गया, पर बनाए जरूर। इस तरह के। और दूसरी चीज करप्शन, जैसे मुझे ये लगता है कि जुडिशरी को इस मामले में थोड़ा सा स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। करप्शन के मामले में अगर कोई पकड़ाता है तो उसे जल्दी बेल देने की आवश्यकता नहीं है, उसे रहने दो जेल में। यस। और दूसरी तरफ सरकार चाइना और अन्य देशों की तरह एक कठोर रूल बनाए कि इफ करप्शन, अगर करप्शन करते हुए कोई पाया गया तो मृत्युदंड। डिसाइड होने दो, सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड होने दो, तुरंत फांसी मत दो उसको। यस, उसको एक चैन बना लो, टाइम दो, ठीक है 5 साल दो, 6 साल केस चले, पर एट लास्ट उसको किस चीज की सजा होनी चाहिए? डेथ सेंटेंस। फिर देखो, तुम पैर में गिर के भी पैसे देने की चाहोगे ना तो नहीं लेगा कोई, डर बन जाएगी। पर वही चीज नहीं है। अब क्यों बनाएगा कोई ऐसा लॉ? आप समझ सकते हैं उसको। यस, ऐसा लॉ क्यों ही बनाएगा वाला? क्योंकि जो लॉज ड्राफ्ट कर रहे हैं, जो लॉज बना रहे हैं, वो सब जानते हैं क्या हो रहा है। हम तो केवल नीचे के स्तर का करप्शन देखते हैं और गाली देते हैं उनको। ऊपर के लेवल करप्शन उससे 1000 गुना ज्यादा हैं, जो ना हमको दिखते हैं ना हम उसके बारे में सोचते हैं। यस, चाइना में वहां के एक मंत्री को फांसी दे दी गई, मिनिस्टर को, करप्शन के चार्ज पे। अधिकारी तो छोड़ दो। तो ऐसा अगर देश बन जाए तो करप्शन खत्म। यस, और वो होना जरूरी है, क्योंकि करप्शन खत्म नहीं होंगे तो चीजें कभी भी देश में सही नहीं हो सकती। वेस्टेज ऑफ मनी, पैसा का बर्बाद होगा। यस, चलिए देखिए, अब अगर हमें सिटीजनशिप मिल गई है आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के तहत, तो आर्टिकल कहता है कि हमारी जो सिटीजनशिप है वो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ है। मतलब हमारी नागरिकता बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी, कब तक बनी रहेगी, ये डिसाइड करेगी पार्लियामेंट्री लॉज। कौन डिसाइड करेंगी? पार्लियामेंट्री लॉज। हाँ या ना? हमें पार्लियामेंट के कानून के हिसाब से चलना होगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 कहता है। जबकि आर्टिकल 11 ही कहता है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है लोगों को आर्टिकल 10 और 11। आर्टिकल 11 का काम है ये बताना कि कौन लॉ बनाएगा सिटीजनशिप को लेकर। आर्टिकल 11 का काम क्या है? ये बताना कि किसके पास पावर्स हैं लॉज बनाने के लिए विद सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 11 कहता है कि भाई कि सिटीजनशिप को लेकर लॉ बनाने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? पार्लियामेंट। और आर्टिकल 10 ये कहता है कि अगर मेरी सिटीजनशिप है तो मेरी सिटीजनशिप सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ है। मतलब मेरी सिटीजनशिप बनी रहेगी, कब तक बनी रहेगी, खत्म हो जाएगी, व्हाटएवर, ये किस लॉ पर निर्भर करेगा? संसद के कानून पर निर्भर करेगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 10। ये डिफरेंस है दोनों में। आ रहा समझ में? लिखिएगा आर्टिकल 10।
प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार की विधि का या विधान का क्या करे, निर्माण करे। एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जहां पर सब्जेक्ट टू आ जाता है इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्राइटेरिया आ गई, एक मतलब एक कंडीशंस आ गई वहां पर कि इस कंडीशंस को आपको फुलफिल करने हैं तभी आप इस देश के क्या बने रहेंगे, नागरिक। हो गया? नेक्स्ट आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 लिख लीजिए। संसद को अधिकार है कि नागरिकता के अर्जन समाप्ति के तथा नागरिकता संबंधी अन्य सभी विषयों के संबंध में क्या बना सकती है, विधि बना सकती है। आर्टिकल 11 कुछ नहीं कहता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, किसको लेकर के, सिटीजनशिप को लेकर ये कहता है। यस हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। अब देखिए आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये जो आर्टिकल्स थे ये बता रहा था कि कौन 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होगा या नहीं। हाँ या ना, कौन इस दिन भारत का नागरिक कहलाएगा, 26 जनवरी 1950 को, और उसके बाद कौन भारत का नागरिक होगा, कौन बताएगा। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया विच इज कॉल्ड सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। और इसको ये लॉ ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नेचर पे भी है, क्योंकि लॉ बनाया कब गया, 1955 में, पर इसे अप्लाई कब किया गया, 26 जनवरी 1950 से। कब से अप्लाई किया गया, 26 जनवरी 1950 से। देखिए दो तरह के लॉज होते हैं भारत में। मैं जब आर्टिकल 22 पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, प्रोस्पेक्टिव लॉज एंड रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। देखिए कुछ लॉज ऐसे होते हैं, बस बेसिक समझ लीजिए, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो जिस दिन बनेंगे उसके बाद ही लागू हो सकते हैं, लाइक अ क्रिमिनल लॉज। मान लेते हैं कि जैसे एक मूवी आई थी, सीरीज आई थी स्कैम 1992, हाँ या ना, देखा होगा आपने अगर। तो स्कैम 1992 में एक जो ट्रेडर होते हैं उनका नाम था क्या, हर्षद मेहता। हर्षद मेहता को सेबी के अध्यक्ष कहते हैं, हर्षद
जो तुम कर रहे हो विच इज क्राइम, यू नो। तो हर्षद कहता है उनको, सेबी के अध्यक्ष को, सर लॉ बना लीजिए और मुझे सजा दे दीजिए, हाँ या ना। क्योंकि हर्षद मेहता, उस मूवी में दिखाया गया कि हर्षद मेहता इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब कंपनी के अंदर की जानकारी निकालकर शेयर मार्केट में पैसे बनाते थे। यस, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए मैं रिलायंस कंपनी में काम कर रहा हूं या किसी एक्स कंपनी में काम कर रहा हूं और एक्स कंपनी के शेयर मार्केट में बिकते हैं, पर मुझे यह पता चल गया कि आने वाले समय में जो एक्स कंपनी है वो अपनी कंपनी को एक्सपांड करना चाहती है और वो किसी बड़े कंपनी के साथ लिंक हो रही है। जैसे जियो ने हॉटस्टार को खरीद लिया, हाँ है ना, इस तरीके से वो बड़ी कंपनी के साथ लिंक होने जा रही है। तो मुझे ये पता चला कि वो बड़ी कंपनी के साथ लिंक होने जा रही है और एक कुछ बड़ा कुछ एक्सपांड करने जा रही है, मतलब आने वाले कंपनी में इस कंपनी की बहुत ग्रोथ दिखाई देने वाली है। अगर मुझे ये अंदर की जानकारी प्राप्त हो गई तो मैं क्या करूंगा, उस कंपनी के शेयर्स पहले ही खरीद लूंगा, हाँ या ना भाई। ये आप देखते हैं ना, आप देखते होंगे कि कई बार कई पॉलिटिशियंस जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते, और जब वो नेता बनते हैं उसके कुछ दिनों बाद ही उनके पास पैसे आने चालू हो जाते हैं, कि उनके पास पहले से जानकारी होती है हाईवे कहां से निकलेगी, रोड कहां लेना है। यस, उनको पहले जानकारी होती है कि हॉस्पिटल कहां बनेंगे, सरकार मेडिकल कॉलेज कहां बनेंगे, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज कहां बनेंगी, कहां जमीनें लेनी है, कहां के रेट बढ़ेंगे। उनको ये सारी जानकारियां पहले से होती हैं। वैसे ही शेयर मार्केट में अगर कंपनी के अंदर की जानकारी आपके पास है तो शेयर मार्केट के शेयर्स को आप बहुत कम दाम पे खरीद लेंगे, और जब वो कंपनी अपने काम को एक्सपांड करेगी तो तुरंत उसके शेयर के दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और उस समय आप उनके शेयर को क्या कर देंगे, बेच देंगे, और आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है, हाँ या ना। पहले मेरे को टाइम मिलता था तो मैं इकोनॉमी भी पढ़ाता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो सब्जेक्ट पढ़ाना, बट फिर समय के साथ समय खत्म हो गया और फिर अब बहुत कम टाइम मिलता है, तो अब उन सब्जेक्ट को ही पढ़ाता हूँ जो ठीक लगता है। ठीक है, चलिए। तो सिटीजनशिप एक्ट 9, हाँ, तो दो तरह के लॉस होते हैं। एक क्रिमिनल लॉस जो हमेशा प्रोस्पेक्टिव इन नेचर दिखाई देंगे, मतलब आज लागू हुआ तो आज अगर कानून बना तो आगे जाकर ही लागू होगा, हाँ या ना। मतलब एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए आपने वर्ष 2024 में मर्डर किया और वर्ष 2025 में सरकार ने मर्डर की सजा मृत्युदंड कर दी। पहले 10 साल की सजा थी मान लेते हैं, और 2025 में सरकार ने उसकी सजा बढ़ाकर मृत्युदंड, सेंटेंस ऑफ डेथ कर दी। तो आपको मृत्युदंड नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने जब क्राइम किया था तब सजा 10 साल की थी, तो आपको 10 साल की सजा मिलेगी। पर सिविल लॉज, जो सिविल कानून होते हैं जिसका प्रभाव समाज में नहीं पड़ता, उन कानूनों को पीछे जाकर, वो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर हो सकते हैं, मतलब उनको पीछे जाकर लागू किया जा सकता है, हाँ या ना। वैसे ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पीछे से जाकर लागू किया गया, मतलब कब से, 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, और इसमें सबसे पहले बताया गया कि भारत में नागरिकता प्राप्त कैसे होगी, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो पहला हेडिंग बनाइए, दो चीजें बताई गई, कैसे नागरिकता प्राप्त होगी और कैसे नागरिकता की समाप्ति होगी। दो चीजें इस एक्ट में बताई गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी। ठीक है, हो गया हेडिंग। तो सबसे पहला बाय बर्थ, उसके बाद बाय डिसेंट, एक साथ लिख के छोड़ दो, एक एक करके पढ़ेंगे। देन बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। इन माध्यमों से आप भारत में क्या प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं।
या तो जन्म से, जैसे यहां पर जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो सामान्यतः जन्म से भारत के नागरिक हैं। यस, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो भारत में वंश के आधार पर नागरिक हैं। हाँ या ना, मेरे आसपास हैं। बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा, देन प्राकृतिकरण या देशीकरण, और बाद में राज्य क्षेत्र के समावेश के द्वारा या क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है। सबसे पहले हेडिंग बनाइए इसमें, जन्म के आधार पर नागरिकता। किसके आधार पर नागरिकता? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट था, इसको समय समय पर बदला गया है। यस, जो जन्म के आधार पर नागरिकता थी, इसे समय समय पर क्या किया गया? बदला गया, बाय बर्थ। उसको इसलिए आवश्यकता थी, आपको समझ में आएगा क्यों। सबसे पहले क्या कहा गया, देखिए, देखते जाइएगा, लिखिएगा बाद में। अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन जनवरी 26, 1950 बट बिफोर जुलाई 1987। सर अब ये डेट क्यों? जुलाई 1987 ही क्यों? क्योंकि 1986 में लॉ बदल गया और 1 जुलाई 1987 से फिर नया प्रोविजन आ गया। अब ये प्रोविजन था कहां तक? 2004 तक। फिर से 2004 के बाद प्रोविजन बदल गए। ये देखिए, मतलब अगर आप बाई बर्थ सिटीजनशिप देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले यह कह रहा है कि अगर आप 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, बट 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे हैं, तो तुमको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तुम्हारे पिता माता कहीं के नागरिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। यस, पढ़िए, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ, भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है, वह भारत के जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा, अपने माता पिता के राष्ट्रीयता के बावजूद। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे माता पिता कहां के नागरिक हैं। 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद, पर 1 जुलाई 1987 से पहले यदि तुम भारत में जन्मे हो तो तुम्हारे माता पिता अमेरिका के नागरिक ही क्यों ना हो, तुमको भारत की नागरिकता मिल जाती। यस, पर भारत सरकार को ये चीज समझ में आई समय के साथ कि इस प्रोविजन को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग भारत आ रहे हैं और वो अपने बच्चे का जन्म कहां कर रहे हैं? आ रहा है समझ में? उनके बच्चा कहां जन्म गया? भारत में। वो कहां के नागरिक थे? बांग्लादेश के। पर क्योंकि साफ इसमें कह रहा है कि अगर तुम भारत में जन्मे हो, इतने से इतने के बीच, तुम्हारे माता पिता फलाना ठिकाना कहीं के भी नागरिक क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर लॉ में बदलाव किया गया, बोला कि नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे सिटीजनशिप दे देंगे। तो फिर वही लॉ जो बदली, वो बदली 1 जुलाई 1987 से लेकर 2004 तक के लिए। बाद में सरकार को पता चला इसमें भी कमी है, इसलिए सरकार ने 2004 में फिर से बदलाव किया इसमें, पार्लियामेंट ने लॉ में। देखिए, 1 जुलाई 1987 के बाद कोई पैदा हुआ भारत में, कब? 1 जुलाई 1987 को, और उसके बाद तुम भारत में जन्मे हो। पर 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर आप भारत में जन्मे हो, पिछला क्या कह रहा था? 26 जनवरी 1950 को और उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1987 से पहले। ठीक है, यहां क्या कह रहा है? 1 जुलाई 1987 को
उसके बाद या 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर आप भारत में जन्मे हो तो तुम्हारे माता या पिता में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा? उसके माता पिता में से कम एक व्यक्ति उसके जन्म के समय क्या हो? भारत का नागरिक रहा हो। ये अब सही हो गया कि पहले लोग अपने बच्चों को यहां जन्म ले लेते थे और कहीं के भी नागरिक हों उनको उनके बच्चे को कहां की नागरिकता मिल जाती थी? भारत की। और भारत की नागरिकता मिल गई बच्चों को, उस आधार पर वो भारत में रहने लग जाते थे। यस, तो उसको बदलना आवश्यक था या नहीं था? अभी सही किए कि नहीं किए? नहीं, अभी भी सही नहीं किए। अभी इसकी कमी दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में एक महिला है, पाकिस्तान से भाग कर आई थी और सचिन से शादी की है। सचिन से हाँ यार, क्या नाम है उसका? सीमा हैदर। हाँ यस, देखो ये तुरंत याद रहते हैं तुम लोगों को। यस, सीमा हैदर। अब इसी स्टोरी को आप समझिए कि यहां पे कह रहा है माता पिता में से कोई एक। भारत में एक चीज देखा गया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से वहां के पुरुष भारत में इलीगल तौर पर आते थे और भारत में आकर अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान छिपाकर, भारत में रहकर यहां की महिलाओं से एक बच्चे को जन्म दे देते थे। यस, जिससे उनका एक बच्चे का जन्म हुआ। डेफिनेटली उनका पिता जो है वो भारत का नागरिक नहीं है, पर माता कहां की नागरिक है? उस आधार पर उस बच्चे को कहां की नागरिकता मिल जाती थी? भारत की। एंड वो बच्चा उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन था? वो पिता। तो उस आधार पर समय के साथ वो भी भारत में रहने लग जाता था। समझ पा रहे हैं? तो भारत सरकार को लगा नहीं नहीं नहीं, इसका भी गलत फायदा उठाया जा रहा है, इसको भी बदलने की आवश्यकता है। पहली बार में क्या किया गया कि तुम पैदा हो जाओ, तुम्हारे माता पिता कहीं के भी हों, है ना, वो मंगल ग्रह के भी नागरिक क्यों ना हो, भारत के नागरिक तुम बन जाओगे। यस, बाद में बोला गया नहीं नहीं, माता पिता में से किसी एक को नागरिक होना क्या है भाई? आवश्यक है। पर बाद में बोला 2004 के बाद ये लॉ बदल गई जो अभी तक लागू है। अब ये प्रोविजन लागू है, मतलब वर्तमान में यस 2000 ऐसा कोई है जो 2004 के बाद पैदा हुआ हो? यहां नहीं है। अच्छा, आप हैं, मतलब अरे बाप रे। तो आप लोग इसके तहत नागरिक बने हैं, हाँ या ना? कुछ लोग इसके तहत नागरिक बने हैं, जैसे हम इस पर्टिकुलर प्रोविजन में आते हैं 87 से 2004 के बीच वाले में, हम बूढ़े लोग। तुम बच्चे लोग इस प्रोविजन में आते हो 2004 के बाद वाले में। अब यहां पे कह रहा है जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, हाँ या ना, वो दो में से कोई एक क्राइटेरिया पूरी कर ले, दोनों में से कोई एक। आप जन्मी है मैडम, कब हुआ आपका बर्थ? अरे हाँ, आप ही को पूछ रहा हूं, 2004 के बाद हुआ ना? हाँ, डेट बताइए। अपना बर्थ डेट बताने में इतना समय का है, तुरंत बताइए। 19 सितंबर 2005। मतलब अब इस क्राइटेरिया में फिट बैठती हैं। आपके मम्मी पापा भारत के नागरिक हैं? अरे है ना, अरे डाउट में नहीं रहना है। तो उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हों, मतलब आप इस क्राइटेरिया को पूरी कर गई और आप भारत की क्या बन गई? नागरिक बन गई। अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरी नहीं करती तो आप इसको कर लेती, सेकंड वाला कर सकती थी, अगर ये नहीं कर रही थी। इनमें से कोई एक करना है ना, दोनों में से एक, क्योंकि यहां पर देखिए अथवा क्या लिखा है? और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो चलेगा, पर हां दूसरा कौन ना हो? इलीगल माइग्रेंट ना हो। वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द अदर इज नॉट अ इलीगल माइग्रेंट। मतलब माता पिता में से किसी एक से भी चलेगा, पर दूसरा क्या नहीं होना चाहिए? इलीगल तरीके से भारत में आया हुआ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रोविजन को बदल दिया गया। पहले क्या प्रोविजन किया गया? जन्म से नागरिकता, माता पिता कहीं के हों कोई मतलब नहीं। दूसरा क्या गया? माता पिता में से कोई एक। फिर उसका गलत फायदा उठाने लगा लोग, इलीगल तौर पर भारत में आने लगे, बच्चे को जन्म दिए, और क्योंकि माता पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक है तो बच्चे को जन्म मिल जाती थी, तो
तो उसका गलत फायदा उठाया गया बांग्लादेशीज एंड पाकिस्तानीज के थ्रू। तो भारत सरकार को लगा नहीं नहीं भाई इसको बदल देना चाहिए, तो भारत सरकार ने फिर ये लॉ लाया 2004 से। अब जो प्रोविजन लागू हुआ ये है 2004 3 दिसंबर 2004 को, और उसके बाद जो भी बच्चा पैदा हुआ है उस पर ये कंडीशंस लागू होती हैं कि तुम भारत में पैदा हुए हो, ठीक है, एहसान कर दिए, पर उसके बाद तुम्हारे माता पिता भारत के नागरिक होना आवश्यक है। यस, अगर वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हो तो क्या कर लो, दूसरी पूरी कर लो कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो पर दूसरा क्या ना हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो। यस, नेपाल के थ्रू गलत तरीके से आकर सचिन से शादी ना कर ली हो। यस भाई, वो भी तो इलीगल माइग्रेंट ही है। सीमा हैदर, वो अलग बात है कि सिंपैथी ग्राउंड पे उसको रहने दिया जा रहा है, बट एज पर द लॉ वो इंडिया वो भारत में इलीगल तौर पर घुसी है, थ्रू वीजा नहीं घुसी है, वीजा लेके नहीं आई है वो पहले नेपाल गई, नेपाल से फिर इंडिया आई। हाँ या ना, पता नहीं कितना दिमाग लगाई होगी। और पता चल रहा है धुरंधर मूवी देखने के बाद समझ में आ रहा है कि थोड़ा जांच करने की आवश्यकता है उस महिला की अब कि कहीं वो स्पाई ना हो। ठीक है, चलिए अब नोट कर लीजिए, नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे है ना, थोड़ी लैंग्वेज को की आपकी बुक में बड़ी खतरनाक है इसको लेके। देखो, अब यही चीज तुम अगर बुक से पढ़ते या रटते तो मैं लिख के देने को तैयार हूं कि आज पढ़ते कल भूल जाते, क्योंकि तुम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। सिर्फ क्या पढ़ लेते, इतने से इतने में पैदा हुए हो तो ये क्राइटेरिया, क्यों नहीं, अब क्यों जो समझ गए हो तुम, अब तुम नहीं भूलोगे कभी भी कि पहले माता पिता से पे निर्भर नहीं करता था, फिर माता पिता में से एक किया पर वो भी इशू क्रिएट हुआ, फिर दोनों माता पिता को कर दिया गया।